हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, है ना। चलो दोस्तों, आज हम करेंगे सीए इंटर में जो आपकी नई आरटीपी रिलीज हुई है। अब आपको पता है आपके एग्जाम सितंबर में भी होंगे, जनवरी में होंगे, मई में होंगे, है ना। तो 3 बार एग्जाम्स होंगे, 3 बार आरटीपीज आएंगी और तीनों बार एमटीपी सीरीज भी अलग अलग आएगी, है ना। तो मेरे पास है यहाँ पे सितंबर के लिए आपकी आरटीपी पेपर नंबर एफएमएसएम की, है ना। तो अभी हम इस वीडियो में एफएम के लिए आरटीपी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एसएम के लिए भी आरटीपी सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। चलो दोस्तों, आरटीपी है ना, आपको पता है इसमें स्टार्टिंग में अपने पास एक केस सिनेरियो है जो कि बहुत ही बड़ा आया है, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आईसीएआई, है ना। दिन ब दिन लोग दोस्तों ये बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस लंबे लंबे डाल रहे हैं, है ना, जिसमें काफ़ी सारा ज्ञान है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है दोस्तों, चलता ही रहता है ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है एक केस स्टडी के लिए। तो कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत लेंथी लगती है, हम देख के डर जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व करते हैं। मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि बाय चांस अगर आपको एग्जाम में ऐसी केस स्टडी आ गई 10 मार्क्स के लिए, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, है सिर्फ ये 10 मार्क्स की, तो इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, है ना। धीरे धीरे मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास इसके क्वेश्चंस आ गए, राइट। फिर कुछ एक अदर क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड हैं, ठीक है, एंड देन फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। तो अपन आज की वीडियो में सब सॉल्व करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 चलेंगे, लाइन वाइज चलेंगे, है ना। तो मेरे साथ जो बच्चे आरटीपी सॉल्व करना चाहते हैं, जिनकी एफएम की तैयारी अच्छे से हो चुकी है, आ जाओ आ जाओ, एक बारी अपन आरटीपी सॉल्व करेंगे। डन। चलो दोस्तों, केस सिनेरियो है जो कि बहुत लेंथी है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस केस सिनेरियो को पढ़ो, ठीक है। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको समझ आती है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इतनी बड़ी केस सिनेरियोस को हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं अपने लिए, जिससे हमारी सॉल्यूशनिंग भी फास्ट होगी और गलतियां होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। देखना क्या बोलते हैं। मिस्टर रौनक, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। कई बार क्या होता है ना, ऐसे केस सिनेरियोस में बहुत फालतू का ज्ञान दिया रहता है, बहुत फालतू की चीजें दी रहती है जो नहीं चाहिए होती, है ना। अच्छा, तो यहां से आपका केस सिनेरियो शुरू होता है। केस सिनेरियो पढ़ने से पहले बेस्ट अप्रोच क्या है, हम एक बार क्वेश्चंस देख लें, है ना, ताकि हमें आइडिया हो कि जब हम केस सिनेरियो पढ़ना शुरू करेंगे, हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पे हमें ज्यादा फोकस रखना है, जिधर से आईसीएआई आपकी टेस्टिंग करने वाली है ना। आओ पढ़ते हैं एक बारी, पहले एक बार आओ क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके। बेस्ड ऑन द अबव प्लीज आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। क्या क्या है। द अमाउंट ऑफ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा दोस्तों, ये क्या होता है, ईयर 0 के ऊपर हमें आज के दिन कितनी नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। पढ़ा हुआ ना हमने कैश फ्लो स्ट्रीम्स में, जो आज के दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर हमें बताना है एनपीवी। अच्छा, तो इसका मतलब दोस्तों चैप्टर नंबर 7 की केस स्टडी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के क्वेश्चन होंगे। फिर पे बैक पीरियड बताना है। अच्छा, तो इसके लिए भी अपने को कैश फ्लोस चाहिए होंगे, इसके लिए भी अपने को कैश फ्लोस चाहिए होंगे, है ना। फिर हमें बताना है एस्टिमेटेड या रेकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। अच्छा, तो यहाँ पे अकाउंटिंग P&L बताना है, जिसके लिए हमें बुक प्रॉफिट्स चाहिए होंगे, है ना। तो लिखो यहाँ पे हमें कैश फ्लोज भी चाहिए 2 के लिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा P&L, ठीक है। फिर लास्ट में हमें बताना है IRR, इसके लिए फिर से हमें कैश फ्लोज चाहिए होंगे। इतना ही क्वेश्चन है, हाँ जी। तो समझ आया रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्यूशनिंग वाले, है ना, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस कैश फ्लो से रिलेटेड है, जिसमें हमें इनिशियल कैश फ्लो बताना है, एनपीवी निकाल के पेबैक बताना है, IRR बताना है, और एक क्वेश्चन P&L का। कोई बात नहीं, समझते हैं, सॉल्यूशनिंग करते हैं एक बारी क्या क्या है। तो ज्ञान की बातें काम की नहीं है, काम की बातें हैं सिर्फ जो कैश फ्लो से रिलेटिंग होगी या P&L से रिलेटिंग होगी। देखते हैं, पढ़ना शुरू करो।
Mr. Ronak, a doctor by profession, has his own private hospital at Goa, having specialization in cardiac treatments. ठीक है, फालतू की ज्ञान. However, nowadays, Goa not only being a place for the tourist, but is also a place for business delegates, cultural people, politicians, students, and other classes of people. फालतू का ज्ञान. Gradually, Goa is opening new windows for businesses and getting recognition as an important tourist and leisure hub in Southwest India. फालतू का ज्ञान. There are a number of hotels and resorts at Goa. However, the need still exists for more hotel services, in particular with the excellent service and because of the large number of visitors from all over the country and all walks of life always favor Goa state for their recreation. फालतू की ज्ञान है. अभी तक हमें कोई भी डेटा नहीं मिला, कैश फ्लोज का नहीं मिला, P&L का नहीं मिला, तो इसको पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर. तो ये मत सोचो केस स्टडी बहुत लंबी है. फालतू का ज्ञान है दोस्तों, जो हमें चाहिए ही नहीं. यहां से शुरू होती है डेटा. मिस्टर रौनक, ऑल्दो बीइंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इज कंटेम्पलेटिंग टू एस्टैब्लिश अ 5-star होटल एट गोवा. अच्छा जी, तो यहाँ पे रौनक भाई साहब एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि वो गोवा में 5-star होटल एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. ठीक है. द होटल विल कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लोर्स. अच्छा, तो एक बार इनका डेटा लिखें, क्या क्या है. दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, एक बार डेटा लिख लेना चाहिए तो आप अपनी कॉपीज में नोट कर लो, है ना, चाहिए तो आप अपनी कॉपीज में नोट कर लो. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. सबसे पहले हम करने जा रहे हैं केस सिनेरियो. ठीक है जी. चलो, यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ अभी, और कुछ नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. डेटा क्या बोलता है. मिस्टर रौनक, ऑल्दो बीइंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, is contemplating to establish a 5-star hotel at Goa. अच्छा, the hotel will consist of 5 floors. The hotel will include 40 normal rooms, 8 deluxe suites. लिखो, यहाँ पे डेटा लिखना शुरू करो, है ना. होटल का डेटा, फ्लोर्स कितने हैं, 5. ठीक है. उसमें रूम्स कितने हैं, लिखो सारा ज्ञान. दोस्तों, ये बाद में काम आएगा. नॉर्मल रूम्स 40, डीलक्स है अपने पास 8. ठीक है, 8 डीलक्स सूट्स, एज वेल एज अ रेस्टोरेंट. अच्छा, रेस्टोरेंट मतलब कितना है, एक रेस्टोरेंट एंड कपल ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम्स विद अ स्मॉल वेडिंग हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर. अच्छा, तो इसका मतलब कॉन्फ्रेंस कितने हैं अपने, 2 कॉन्फ्रेंस के हैं और एक है अपने पास वेडिंग हॉल. समझ आया. तो ये सब हम अपने होटल में बनाने जा रहे हैं, एक बार हमने नोट कर लिया. चलो, फिर आगे बोलते हैं. फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट इंक्लूडिंग, पढ़ो, इंक्लूडिंग फेयर कॉम्पोजिशन इन द टेबल 1. बीइंग अ 5-star होटल, ब्रेकफास्ट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री बट लंच एंड डिनर आर ऑन अ अला कार्टे बेसिस. तो मतलब हम 5-star होटल में हैं. ठीक है. तो जो लोग रूम लेंगे, ब्रेकफास्ट तो सबको फ्री मिलेगा, पैसे अलग से नहीं लेंगे. हाँ, जो लंच और डिनर ऑर्डर करेंगे उन्हें अला कार्टे बेसिस पे हम चार्ज करने वाले हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बताया होटल अकोमोडेशन के बारे में, एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट एंड फेयर, है ना. तो यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज देखो. नॉर्मल रूम्स कितने, 40, डीलक्स 8. ठीक है. कॉन्फ्रेंस कितने थे, 2. रेस्टोरेंट कितना है, 1. तो उस सबका ज्ञान लिखा. साथ ही उन्होंने ये बता दिया कि ऑक्यूपेंसी रेट कितना होगा. दोस्तों, ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है, बताओ मुझे, क्या आपको पता है व्हाट इज ऑक्यूपेंसी रेट. सर, ऑक्यूपेंसी रेट होता है कि मान के चलो एक साल में 365 दिन है ना, 365 डेज है. तो अगर वो 10% ऑक्यूपेंसी रेट है, मतलब जितने भी दिन है सिर्फ उसमें से 10% बुकिंग्स आती हैं. तो 365 डेज हैं, उसकी सिर्फ 10% बुकिंग्स आएंगी, यानी अराउंड 36 डेज हमारा होटल बुक रहेगा, है ना. तो एक बार समझते हैं इन्होंने क्या ज्ञान दिया यहाँ पे. दोस्तों, समझने के लिए क्वेश्चन अच्छा है ना, समझने के लिए क्वेश्चन ये अच्छा है. देखते हैं क्या बोलते हैं. फ्लोर्स 5 है. ठीक है. तो आप एक बार डेटा रिकंसाइल कर ले. नॉर्मल रूम्स 40, ठीक है.
डीलक्स 8, ठीक है, रेस्टोरेंट 1, ठीक है, कॉन्फ्रेंस 2, ठीक है, इसने इकट्ठे लिख दिया कॉन्फ्रेंस वेडिंग हॉल। तो क्या हुआ ना, अब ये वाली इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, है ना, अपने पास ये सारा डेटा यहीं पे आ गया। क्लियर। अच्छा, क्या बोलता है, ऑक्यूपेंसी रेट दे दिया कि यहाँ पे साल में 120 डेज रहेगा ऑक्यूपाइड, ये भी 120 डेज रहेगा, ये 40 डेज, रेस्टोरेंट तो हर दिन चलेगा, ठीक है। फिर आपको बताता है एवरेज रेंट पर रूम पर डे, एक दिन का किराया एक रूम का कितना है, यहाँ पे 8,000 है ना, पर डे, ठीक है। अच्छा, तो डीलक्स क्योंकि महंगा होता है, किराया ज़्यादा है, कॉन्फ्रेंस और वेडिंग हॉल का 3 लाख है, और रेस्टोरेंट की आपकी सेल्स दे दी कि रोज़ की सेल्स होंगी 27,000। तो ये आपको सारा ज्ञान किसका दे दिया, हमारी सेल्स का दे दिया कि हमारी इतनी सेल्स होने वाली है। क्लियर है। फिर बोलता है ग्रोथ रेट इन रेंट, है ना। अब दोस्तों रेंट में बढ़ोतरी भी तो होगी, हर साल सेम रेंट थोड़ी चार्ज करता है ना, तो यहाँ पर रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और पढ़ते हैं क्या बोलता है ज्ञान, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन ग्रोथ रेट टू बी अप्लाइड ओनली वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 years। अच्छा, तो क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बता दिया, क्योंकि आपको सिंप्लिसिटी देनी है, तो बोल रहे हैं जो ग्रोथ है ना, ये हम एक ही बार अप्लाई करेंगे आफ्टर 10 years। यहां पे लिख दूं, एक ही बार होगी आफ्टर 10 years। तो आप भी ऐसे चीजों को कंसाइज करो, लिखना शुरू करो, है ना, साथ साथ में। चाहिए तो आप आरटीपी पे लिख लो, अगर कॉपी में कर रहे हो तो कॉपी में करो, है ना। ऐसे आप अगर लिखोगे ना क्वेश्चन पेपर में, पेंसिल से लिख लेना, चीजें करनी आसान रहेंगी, आपको बार बार सारा ज्ञान नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहां पे लिख लिया, मुझे एक ही बार पता चल गया कि जो मेरी ग्रोथ होने वाली है वो आफ्टर 10 years एक ही बार होने वाली है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या बोलता है, यहाँ पे ज्ञान है काफी सारा, है ना, इसको हम लेके आते हैं, नंबर्स हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो क्या बोल रहे हैं, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड विल बी 250 million। अच्छा जी, तो लिखो यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें हैं, खर्चा क्या क्या होने वाला है ना। सबसे पहले ईयर 0 के ऊपर खर्चा, आज के दिन आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो देखते हैं। एक तो उसने बताया हम लैंड लेने वाले हैं 250 million की, ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी 100 million, ठीक है। तो यहां पे उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी, है ना, उसकी कॉस्ट कितनी है, 100 million है, ठीक है। द एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 15th year विल बी 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, है ना। लैंड की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होती, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो डेप्रिसिएशन दोस्तों सिर्फ बिल्डिंग के लिए होगी, है ना। तो क्वेश्चन ने भी बता दिया आपको कि जो सैल्वेज वैल्यू है एट द एंड ऑफ 15th year विल बी 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो यहां पे लिख दो मैं, है ना, एक काम करते हैं अपन, इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है, इसको लेके जाता हूं थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये है ईयर 0 के ऊपर आज के दिन क्या हरकतें हो रही हैं, है ना। फिर हम लिखेंगे फाइनली ईयर 15 के ऊपर जो हमें ज्ञान दिया होगा, ठीक है। तो 15th year पे क्या बोलता है, बिल्डिंग की सैल्वेज वैल्यू होगी 25%, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 million। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे सैल्वेज होगी 25 million। क्लियर है। चलो, तो ये कैश फ्लोज नेगेटिव में जाएंगे, है ना, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नेगेटिव कैश फ्लोज। अच्छा, आगे देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर विल बी रुपीज 150 lakh 1.5 lakh, है ना, फॉर ईच नॉर्मल रूम। अच्छा जी, तो फर्नीचर के बारे में क्या बताया, जो नॉर्मल रूम है उसके लिए 1,50,000 है फॉर ईच। कितने नॉर्मल रूम्स है दोस्तों, देख लो, आपको पता चल गया यहां से नॉर्मल रूम्स कितने, 40, ठीक है। तो 40 नॉर्मल रूम्स हो गए,
है ना। तो यहाँ पे लिखो एक बार नॉर्मल के लिए 40 रूम्स इंटू एक पे खर्चा कितना हो रहा है 1.5 लैक्स। टोटल बताओ कितना हो गया ये 1.5 लैक्स इंटू 40, है ना। दोस्तों मिलियन में बताना, अब मिलियन में देखो 1 मिलियन में कितने रुपीस होते हैं दोस्तों, पता ही है 10 लाख रुपए का 1 मिलियन बनता है ना। तो यहां पे हो गया 60 लाख विच इज 6 मिलियन, नॉर्मल पे गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड 3,80,000 ईच फॉर ईच डीलक्स सूट। अच्छा, तो ऐसे ही फर्नीचर का खर्चा अब डीलक्स के लिए भी हो रहा है। डीलक्स के 8 कमरे हैं, एक पे कितना खर्चा हो रहा है अपना 3.8 लैक्स। बताओ कितना हो गया ये हो गया 3.04 मिलियन, है ना। तो फर्नीचर का खर्चा दोनों का आ गया, नॉर्मल का भी और डीलक्स का भी, ठीक है। तो ये भी ज्ञान हो गया, है ना। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फॉर द कॉन्फ्रेंस रूम विल बी विद वेडिंग हॉल विल बी 7 लाख ईच। तो जो कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल है उसका खर्चा कितना है 7 लाख ईच। तो ये कितने अपने पास कॉन्फ्रेंस विद वेडिंग हॉल 2 हैं, है ना। तो टोटल हो जाएगा, यहां पे लिखो 1 2 3, चौथी आइटम क्या है ना। अब यहां पे आ जाएगा कॉन्फ्रेंस के लिए 2 इंटू एक पे खर्चा हो रहा है 7 लाख, तो 14 लाख हो गया, यानी कि 1.4 मिलियन। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर रेस्टोरेंट इट विल बी 10 लैक्स, ठीक है जी। तो रेस्टोरेंट के लिए 10 लैक्स है, एक ही रेस्टोरेंट है, तो यहां पे 1 मिलियन इसके लिए लग गया। क्लियर है दोस्तों, अभी तक समझ आया कितनी इन्वेस्टमेंट हमने आज के दिन ही कर दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट विल बी 10 लाख। इन एडिशन द होटल विल रिक्वायर 4 एलिवेटर्स एट डिफरेंट लोकेशंस एंड विल बी कॉस्टिंग अकाउंट 35 लाख ईच। तो एलिवेटर्स भी चाहिए, उसका खर्चा भी हो रहा है, ठीक है जी। 4 एलिवेटर्स चाहिए, 35 लाख एक का हो रहा है, टोटल कितना हो गया बताओ 140 लाख, 14 मिलियन हो गया ये, है ना। तो एलिवेटर्स पे हमने आज के दिन 14 मिलियन खर्च कर दिए। समझ आ रहा है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, है ना। इंफॉर्मेशन कंसाइज करते लिखते रहेंगे। आगे आओ, ये हो गया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज लाइक टीवी सेट, एयर कंडीशनर, फ्रिज विल बी अराउंड 35 मिलियंस, ठीक है। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक्स के खर्चे भी हो रहे हैं, वो भी लिख रहा हूं मैं, कुछ एक यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका खर्चा हो रहा है अपना 35 मिलियन। क्लियर है। क्वेश्चन सीधा बोल दिया, 35 मिलियन डाल दिया हमने, ठीक है। फिर आगे इंफॉर्मेशन देता है। एलिवेटर्स वुड बी डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो उसके आगे लिख दे, एलिवेटर्स के आगे लिख दे, है ना। देखो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा 5% पर एनम। सिर्फ इंफॉर्मेशन कंसाइज कर रहा हूं मैं, ताकि सॉल्यूशनिंग करते वक्त हमें दिक्कत ना हो, है ना, गलतियां ना हो, ठीक है। इसका हो गया डेटा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विल हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 15% ऑफ इट्स एक्विजिशन कॉस्ट एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स। अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसकी सैल्वेज वैल्यू होगी 15% एट द एंड ऑफ 15th ईयर। बताओ बताओ इसकी सैल्वेज कितनी आ जाएगी। पंद्रह परसेंट कर दूं इसका, 35 मिलियन का 15%, है ना। ये हो जाएगा 5.25 मिलियन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे ही मैंने लिख दिया कि उसकी सैल्वेज वैल्यू हमें मिलेगी। चलो, तो इस पैरा में काफी सारा ज्ञान था, है ना। चाहिए तो एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते। तो इस पैरा का ज्ञान हमने लिख लिया। चलिए अब आगे आओ, अगले पैरा पे देखते हैं क्या ज्ञान दिया है।
नेक्स्ट बोलता है द होटल विल बी बिल्ट बाय रिनाउंड बिल्डर नेम्ड हरिहर इंफ्रास्ट्रक्चर। द बिल्डर एस्टिमेटेड दैट बिल्डिंग विल सर्वाइव फॉर 15 ईयर्स। दोस्तों ये हिंट तो हमें पहले ही पता चल गया कि बार बार ये 15 साल कह रहा है, तो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ कितनी है, 15 ईयर्स होगी, है ना। द रिक्वायर्ड फर्नीचर विल बी सप्लाइड बाय द लोकल रिप्यूटेड फर्नीचर कंपनी नेम्ड वीरू फर्निशिंग्स। दे इंश्योर्ड दैट फर्नीचर विल गो फॉर 10 ईयर्स वेरी स्मूथली। तो ओवरऑल बिल्डिंग की लाइफ तो 15 साल है, कुछ और चीजों की लाइफ भी 15 साल है, बट ये जो फर्नीचर है ना इसकी लाइफ 10 ईयर्स है। एट द एंड ऑफ 10th ईयर न्यू फर्नीचर फॉर नॉर्मल रूम्स एंड डिलक्स सूट विल बी बॉट एंड ओल्ड फर्नीचर फॉर द सेम विल बी सोल्ड बाय द होटल ओनर। समझा। तो 10 सालों बाद क्या होगा कि ये जो नॉर्मल रूम्स हैं और डिलक्स रूम है ना, इनके फर्नीचर के साथ हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। एक बार डेटा पेस्ट कर रहा हूं, है ना। तो दोबारा पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 10th ईयर 10 सालों बाद न्यू फर्नीचर फॉर नॉर्मल रूम एंड डिलक्स सूट विल बी बॉट। तो 10 सालों बाद हमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। नॉर्मल और डिलक्स रूम के फर्नीचर खरीदने पड़ेंगे एंड ओल्ड फर्नीचर फॉर द सेम विल बी सोल्ड बाय द होटल ओनर। तो जो पुराना था बेच देंगे, 10 साल बाद नया ले आएंगे। अच्छा। द ओनर ऑफ द होटल एस्टिमेट्स दैट he would be able to purchase the required furniture at 15% higher price than the previous purchase price। समझा। तो 10 सालों बाद हमारा फर्नीचर की लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। 10th ईयर पे क्या होगा कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स है फर्नीचर की, ठीक है। हमें इन दोनों चीजों के लिए बताया, एक नॉर्मल रूम और डिलक्स रूम। क्या बोल रहे हैं कि इनके लिए जो नया फर्नीचर लेके आएंगे उसके लिए हमें 15% पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 + 15%, 6.9 हमें और खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे, 3.04 + 15%, 3.496 हमें और खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों केस स्टडी है, प्रेजेंटेशन तो किसी को देनी नहीं है हमने, है ना। डेटा वैसे लिखो जैसे आपको समझ आ जाए, ताकि आप एमसीक्यूज फटाफट से और सही मेथड से सॉल्व कर पाओ। समझा। 10 सालों बाद क्या होगा, हमें यही फर्नीचर दोबारा खरीदने पड़ेंगे, इन दोनों के लिए 15% ज्यादा पैसे लगेंगे। आर यू क्लियर ऑन दिस? चलो आगे चलता है। ये भी हो गया, है ना। तो नया खरीद लिया, एक इसने ये भी बताया था पुराना फर्नीचर बेच देंगे, है ना। देखते एक बार कितने में बिकेगा। द सैल्वेज वैल्यूज ऑफ द फर्नीचर एट द एंड ऑफ 10th ईयर विल बी 5% ऑफ देयर परचेज प्राइस विद नो बुक वैल्यू रिमेनिंग। अच्छा, तो सैल्वेज वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 10th ईयर पे कितनी होगी, 5% ऑफ द परचेज प्राइस होगी, है ना, विद नो बुक वैल्यू रिमेनिंग। मतलब हम बाकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। बिल्कुल, एक बार सैल्वेज वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, कितनी होगी 10 सालों बाद पुराने की, है ना। सैल्वेज कितनी होगी, 5% बोला इसने, 5% बोला। चलो, तो 5% के हिसाब से बताओ, 0.05 × 6 ये हो जाएगी 0.3 मिलियन। यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू 3.04 के हिसाब से 0.152 मिलियन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की सैल्वेज वैल्यू भी आ गई और जो नया खरीदा उसकी कॉस्टिंग भी आ गई। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो इतना ज्ञान सारा कंसाइज कर रहा हूं मैं, है ना, ताकि सॉल्यूशनिंग फास्टर हो। बार बार पैराग्राफ पढ़ी जाओगे, बहुत कंफ्यूजन होंगी दोस्तों। ऐसे एक बार आदत डाल लो, अगर आप ऐसे एक बार कर पाए तो सॉल्यूशनिंग सही भी होगी और सॉल्यूशन करने वक्त टाइम भी कम लगेगा। अच्छा जी, देखते हैं और क्या है। फर्नीचर एट रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल will not require any major changes as such except for minor renovation which will cost 20 lakh in total,
एट द एंड ऑफ 12th ईयर। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के फर्नीचर के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 12 सालों बाद, है ना, 20 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे रेनोवेशन के लिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एनी स्क्रैप जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सच रेनोवेशन विल बी सोल्ड एट 1,75,000। तो 20 लाख नए खर्च करेंगे 12 सालों बाद, 1,75,000 स्क्रैप के भी मिल जाएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो कुछ ईयर 12 पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है, जो इन दोनों का डेटा है ना, इसके बारे में बता रहा है कि ईयर 12 पे, दिस इज ईयर 10 है ना, ईयर 12 पे क्या करना पड़ रहा है हमें, एक तो 2 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, 2 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं, 20 लाख रुपए, और 1,75,000 मिल भी रहे, तो 0.175 मिलियन आपको मिल भी रहे हैं। तो नेट खर्चा आपका सिर्फ इतना ही होगा। समझ आया ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये है आपका इन दोनों से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस और रेस्टोरेंट से रिलेटेड। दोस्तों, आर यू क्लियर ऑन दिस? चलो आगे पढ़ते हैं, और क्या डेटा है ना, ये भी हो गया डन। तो जो जो मैं लिख रहा हूं ना, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, देखना, ये भी लिख दिया। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री एट गोवा द स्टेट गवर्नमेंट विल बी ग्रांटिंग सब्सिडी ऑफ 15% ऑन द इनिशियल केपेक्स इनकर्ड। अच्छा, तो बोल रहा है जितना आप इनिशियल खर्चा करोगे ना केपेक्स पे, उस पे 15% हम आपको सब्सिडी देंगे। बहुत अच्छी बात है। इट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, तो इतना पैरा समझ आया, इतना पैरा समझ आया कि जो इनिशियल हम यहाँ पे कॉस्ट इनकर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी 15% की। ओके, तो लिखो यहाँ पे, है ना, जो इनिशियल कॉस्ट आई इसका समेशन हो जाएगा यहाँ पे, मान के चलो, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसे दे देगी आज ही, 15% सब्सिडी मिल जाएगी, आज ही पैसे मिल जाएंगे, तो इसका हो जाएगा रफा दफा। ठीक है, तो सब्सिडी क्या होता है, मान के चलो अगर आपने 10 मिलियन खर्च किए, तो उसमें से 15 मिलियन गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी, है ना, 15% वापस कर देगी, तो 10 मिलियन का 15% 1.5 मिलियन वापस आ जाएगा, नेट नेट हमें कॉस्ट आएगी 8.5 मिलियन, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडी का। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, अच्छा, एंड एडिशनल सब्सिडी ऑफ 10% ऑन एनुअल revenue expenses for the first 3 years of operation but will be credited directly in the bank account only at the end of 5th year and the same shall be non taxable। तो ये पॉइंट है बहुत ही डिफिकल्ट। क्या बोल रहे हैं कि आपको 10% की सब्सिडी मिलेगी एडिशनल, जो एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे होगी। ठीक है, तो जो आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर करोगे उसके ऊपर हमें मिलेगी 10% की सब्सिडी पहले 3 सालों के लिए, जो भी खर्चे होंगे। बट पे कब होगी, पे होगी ये 5th ईयर के एंड पे। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लिखो यहां पे एक और डेटा, तो आपको सब्सिडी का डेटा दिया एक और, सिर्फ मैं लिख रहा हूं, है ना, देखना, ईयर 1 to 3 कैसे लिख रहा हूं, देखना, जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे उसके ऊपर हमें 10% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, पे होगी ये एट ईयर 5। समझ आया? जस्ट मैंने एक लाइन में कंसाइज करके लिख दिया ताकि सॉल्यूशनिंग करते वक्त मुझे समझ आ जाए। तो ईयर 1 to 3 जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे 10% सब्सिडी मिलेगी, पेमेंट होगी ईयर 5 पे, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चाहिए तो लिख लो नो टैक्स। क्लियर है? चल, तो ये पहले में जो था वो भी इंफॉर्मेशन लिखी हमने। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे, द टोटल एनुअल, हर साल के हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, है ना, विल बी 180 लैक्स, है ना, तो ये हो जाएगा 18 मिलियन। 18 मिलियन आपके
18 मिलियन आपके यहाँ पे एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। इट इंक्लूड्स सैलरीज टू मैनेजर, स्टाफ, एम्प्लॉयज, यूटिलिटी एक्सपेंस, हाउस कीपिंग सर्विसेज, एएमसी, फलाना ढिमकाना, ये वो है। तो हर साल अपना कितना खर्चा हो रहा है यहां से पता चला 18 मिलियन का। एक बार ये भी लिख दूं, एक बार दोस्तों मैं ये भी लिख रहा हूं, है ना, कि हमारा जो एनुअल एक्सपेंस है वो होगा 18 मिलियन। हर साल हमें खर्च करने पड़ेंगे 18 मिलियन। समझा? चलें अब आगे। आओ, नेक्स्ट है, क्या बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 सालों बाद क्या होगा बोल रहे हैं, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 10%। अच्छा जी, तो 10 सालों बाद क्या होगा ना, ये आपका जो 18 मिलियन का खर्चा है हर साल, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा 10% के हिसाब से, विच इज टू बी अप्लाइड वंस। अच्छा जी, तो जैसे आपकी इनकम में नहीं ग्रोथ आ रही थी 10 सालों बाद, ऐसे ही एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ आ रही है 10 सालों बाद 10% की। ठीक है, लिख दो यहां पे ये भी चीज। तो आपका एनुअल एक्सपेंस 18 मिलियन होगा ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक। ठीक है, फिर ईयर 11 से लेके 15 तक, अगले 5 सालों में आपके एक्सपेंसेस 10% से बढ़ जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 10%। कितना हो जाएगा ये, 18 प्लस 10% किया तो 19.8 मिलियन बाद में आपका खर्चा होना शुरू हो जाएगा। समझा? तो पहले 10 सालों का खर्चा अलग है, बाद वाले 5 सालों का खर्चा अलग है। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। फर्दरमोर, the hotel authorities determined to provide the best and professional hotel services to the clients by offering training to the employees. They decided to spend 5 lakh per year for the purpose of training of the employees. अच्छा, तो इसके अलावा बोल रहे हैं हर साल अपन 5 लाख रुपए ये भी खर्च करेंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है जी, तो वो भी खर्चा डाल देते हैं अपन, है ना। तो ये 18 मिलियन नहीं है, इसमें आपका 0.5 मिलियन दोनों में ऐड होगा। ठीक है, ट्रेनिंग वाला, तो टोटल हो जाएगा 18.5 मिलियन यहाँ पे, 18.5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 20.3 मिलियन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? तो आपके एक्सपेंसेस एक तो एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस अलग से दे रखे थे, वो हमने कर दिए नोट। चलें आगे। आओ दोस्तों, लास्ट पैरा, शुक्र है केस स्टडी खत्म हुई। पिछले आधे घंटे से केस स्टडी पढ़ रहे हैं अपन, इतनी बड़ी केस स्टडी है, कोई बात नहीं। द होटल प्रोजेक्ट विल बी इंटाइटल्ड, एक बार इसको भी उठा लेते हैं पैराग्राफ को, क्या बोल रहे हैं। पढ़ो। द होटल प्रोजेक्ट विल बी इंटाइटल्ड टू एंजॉय टैक्स हॉलीडे फॉर द फर्स्ट 5 years। अच्छा जी, तो मतलब टैक्स का क्या सीन है, लिखो यहां पे ईयर 0 to ईयर 5 तक, है ना, पहले 5 साल नो टैक्स। ठीक है जी, आफ्टर विच द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 25% विल ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर द होटल। तो ईयर 5 से लेकर ईयर 15 तक 25% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक अलग से आपा डाल दिया हमारे जीवन में, कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द कंपनी इज 12% and the estimated hurdle rate by considering the structure of capital of the proposed hotel is fixed at 15%। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दे दी, हर्डल रेट भी दे दी। अब जिन्होंने तो मुझसे क्लासेस ली हैं उनको पता है कि हर्डल रेट क्या होता है, हमने अपने एफएम एक्सप्रेस नोट्स में ऑलरेडी डाला हुआ था। दिखाऊं आपको, देखो जरा एक बार चैप्टर नंबर 4 पे आओ, चैप्टर नंबर 4 के एक्सप्रेस नोट्स देखो। तो यहां पे हमने ऑलरेडी बताया है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ रेट या हर्डल रेट। तो हमें ऑलरेडी पता था कि हर्डल रेट क्या होता है दोस्तों, वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो जिन्होंने तो ये एफएम के एक्सप्रेस नोट्स पहली बार देखे हैं, जस्ट क्विकली बता दूं, अंडर 40 पेजेस हमने सारा का सारा एफएम रिवाइज किया है, सबके सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे डाल दिए हैं,
सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? दोस्तों ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इसके लिए भी कोई भी खर्चा मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको फाइल्स में ये नोट्स मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हो, बट ये नोट्स बहुत ही हैंडी हैं, जस्ट एक बार जरूर देखना, है ना, आपको पसंद आएंगे। चलो, तो हमने समझा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है हमारा हर्डल रेट, है ना, और हमें जब भी दोस्तों डिस्काउंटिंग करनी है कैश फ्लोज की तो किस पे करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करते हैं। तो ये क्वेश्चन ने दी एक फिरकी, क्वेश्चन ने हमें बेवकूफ बनाना चाहा, बट हम नहीं बनेंगे, हम होशियार हैं ना। तो हम कौन सा रेट उठाएंगे? 15% वाला। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्काउंट रेट कितना है हमारे पास? 15%। ठीक है जी, आगे क्या बोलते हैं? लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन टू बी टेकन ऑन एसएलएम बेसिस, ठीक है, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, ठीक है, इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यूज्ड इन रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल। अच्छा, तो इसका मतलब जो आपकी ये वाले फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है, बोल रहे हैं इसको इग्नोर कर दो, भूल जाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डेप्रिसिएशन है ना, यहां पे लिख दूं मैं जरा, दिस इज अ नो डेप केस, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डेप्रिसिएशन तो एसएलएम बेसिस पे आएगी और साल में 360 दिन। चल दोस्तों, क्वेश्चन हो गया एंड, शुक्र है ना। अब मैंने डेटा कर दिया है कंसाइज आप सब बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपका फर्ज बनता है कि एक बार ये नोट कर लो, एक बार देख लो, सिर्फ अभी क्वेश्चन का डेटा लिखा है मैंने, कुछ और नहीं किया, सॉल्यूशनिंग नहीं करी, कर लो नोट। चलें हम सॉल्यूशनिंग करें, है ना। अब देखना आपके सॉल्यूशंस बहुत जल्दी निकलेंगे, बहुत क्विकली निकलेंगे, डेटा अपना सारा क्लियर हो चुका है। एक एक करके करें सॉल्यूशनिंग शुरू। आओ, पहले क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट पे, द अमाउंट ऑफ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज। नेट का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पे हमें नेट ऑफ सब्सिडी करना है ना, कि अगर कुछ सब्सिडी आ रही है उसके बाद कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बहुत क्लियरली बना लिया डेटा ऑलरेडी, है ना, कि आज के दिन हमारे क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। एक बार टोटल करो, मुझे बताओ आज के दिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? बताओ कितना हुआ टोटल ये? सर ऐड कर लो, 250 प्लस 100 प्लस 6 प्लस 3.04 प्लस 1.4 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 35, टोटल करो ये कितना आ गया? सर ये आ गया अपने पास, इसको मैं बोल दूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, है ना। टोटल किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई 410.44 मिलियन। अच्छा, अब इसमें से दोस्तों 15% की सब्सिडी भी तो मिलेगी, है ना। 15% सब्सिडी माइनस कर दो, 61.566 मिलियन। पीछे क्या बचा दोस्तों? हमारे पास बचा 348.874 मिलियन। ये क्या है? ये आ गया पार्ट नंबर ए का आंसर, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, उसका आंसर देख लो आ गया। अब देखें एक बार क्या अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल है भी, देखते हैं, है ना। आंसर क्या है? 348.874 मिलियन। ऑप्शंस में आओ, है ना, देख लो, इन्होंने करोड़ में लिखा, है ना। तो अगर मिलियंस को करोड़ में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो अपने पास आंसर आया 34.8874 करोड़। तो दोस्तों अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, सो बी इज द राइट आंसर। अब आप जाओ अपनी OMR में बी के ऊपर गोला मार दो, 2 नंबर पक्के, है ना। चलो, तो ऐसे करके अब सारा क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशनिंग हमारी हो जाएगी। सेकंड पे बोल रहा है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ओहो, तो हमें अब सारे प्रोजेक्ट की एनपीवी बतानी है दोस्तों। दिस इज
वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बट सीखने के लिए तो अभी अच्छा है, अभी तो हम आज की डेट में तो सीख सकते हैं ना। एग्जाम में जो पूछेगा नहीं पूछेगा बात की बात है, तब देखेंगे। बट आज के दिन एक बार सीखते हैं एनपीवी कैसे निकालनी है, आपकी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आओ एनपीवी निकालते हैं, है ना। अब एनपीवी निकालने के लिए हमें चाहिए सबके सब कैश फ्लोज, सबके सब कैश फ्लोज। फिर उन सबको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, आज के दिन वैल्यू लेके आएंगे, हमारे पास आ जाएगी एनपीवी, राइट। चलो तो एक काम करें, पहले एक बार कैश आउटफ्लोज निकालें, है ना। कैश आउटफ्लोज क्या क्या हो रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर नेट ऑफ कर देंगे। देखना, लिखो यहां पे, ये तो जस्ट हम अपने लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी किसी को बताना है। एमसीक्यू का यही तो फायदा, सीधा आंसर्स निकालो, ऑप्शन मिली टिक कर दो, है ना। आपको प्रेजेंटेशन क्या है कैसे है वो उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों सॉल्यूशनिंग जब करोगे एग्जाम में, इतनी बड़ी केस स्टडी की जब सॉल्यूशनिंग शुरू करोगे तो आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, हवा में तो आंसर्स निकलेंगे नहीं, है ना। तो उसी की प्रैक्टिस हम यहां पे कर रहे हैं। आओ एनपीवी सबसे पहले देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, कि जो आपके कैश आउटफ्लोज होने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देखते हैं। अच्छा तो क्या क्या कैश आउटफ्लोज है पहले तो ये बता दो, है ना। एक तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि इनिशियल आज के दिन हमारा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है नेट करके, है ना, 348.874 मिलियन, यही हो रहा है। लिखो, है ना, लिखो यहां पे, ये जस्ट हम अपने लिए लिख रहे हैं, एग्जामिनर को नहीं प्रेजेंट करना, बट खुद की सॉल्यूशनिंग भी तो करें एक बारी, है ना। ईयर 0 के ऊपर हो रही है हमें, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं, एग्जामिनर में चाहे ना भी लिखना। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है 348.874 मिलियन, हम तो यहाँ पे पीवीएफ भी लिख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों, क्योंकि आज के दिन ही हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज ऑलवेज 1, तो 348.874 मिलियन हमारी आज के दिन इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये हुआ। और देखें क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, और देखते हैं। देखो डेटा हमारा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखते हैं। एक तो हमें यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है ना फर्नीचर के लिए, देखो 10th ईयर बाद हमें एक ये फर्नीचर के लिए खर्च करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है, टोटल करो जरा इसका, टोटल करो 6.9 प्लस 3.496, है ना। 6.9 प्लस 3.496 10 सालों बाद ये खर्च करना पड़ रहा है। लिखो ये भी, ये 10 पे टोटल हो गया 10.396 फर्नीचर के लिए, ठीक है जी। 10 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, 15% के हिसाब से निकालते हैं वो भी, है ना। और देखो कुछ और खर्चा हो रहा है, और देखो क्या कुछ और खर्चा हो रहा है, ये हमने नोट कर दिया, है ना। ये तो सैलवेज वैल्यू पैसे आएंगे ही, ये भी आ रहे हैं, है ना। हाँ एक यहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, देखो एक यहाँ पे भी खर्चा हो रहा है, ईयर 12 के ऊपर खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको नेट ऑफ कर देंगे, 2 माइनस 0.175, है ना, 2 माइनस 0.175 खर्चा हो रहा है, कितना होगा ये बताओ, ईयर 12 के ऊपर 1.825 मिलियंस, है ना। किसके ऊपर खर्चा हुआ ये भी फर्नीचर ही था, राइट, कॉन्फ्रेंस और रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस लिख देता हूँ बस, आप समझ जाओगे, समझा। तो ये खर्चे हो रहे हैं, बाकी तो पैसे आ रहे हैं, है ना, ये भी खर्चे हैं सब आपके, बट इनको हम P&L में यूज करेंगे, है ना। अभी हमने सिर्फ कैपिटल एक्सपेंसेस लिखे हैं, यहां पे चाहिए तो लिख लो, सिर्फ हमने अभी कैपिटल एक्सपेंसेस लिखे। बताओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या क्या होंगे, बताओ बताओ दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 10.396, है ना, 15% लेना है 10th ईयर का, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। तो 10th ईयर का फैक्टर आ गया आपके पास 0.2472 है ना। जनरली हम 3 डिजिट्स तक लेते हैं, बट क्योंकि ये डिटेल्ड कैलकुलेशन है, आईसीआई ने 4 डिजिट्स लिया, तो मैं भी 4 डिजिट्स के साथ करवा रहा हूं। ठीक है, जनरली वैसे हम 3 डिजिट्स लेते हैं। अब आओ 12th ईयर का फैक्टर, ऐसे ही 2 बार और इक्वल टू दबाओ, 12th ईयर का फैक्टर आ गया 0.1869। फैक्टर्स आ गए, प्रेजेंट वैल्यू बता दो कितनी कितनी है, बताओ। तो 10.396 इंटू 0.2472 है ना, ये हो जाएगा आपके पास 2. इसको दोस्तों फिगर्स पूरी लिख ले, एक काम करते हैं इसको फिगर्स पूरी लिखते हैं, मिलियंस में नहीं लिखते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 25,69,891 है ना, एक ये खर्चा हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाले का बता दो, 1.825 इंटू 0.1869 इंटू 10 लैक्स कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3,41,093 राउंड ऑफ करके, है ना। और इनिशियल वाला भी लिख लेते हैं, कितना था 348.874 इंटू 10 लैक्स, हो जाएगा 34,88,74,000। चलो दोस्तों टोटल कर लो, बताओ कितना आया ये आपके कैपिटल एक्सपेंसेस। लेंथी क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, बट समझने में क्या जाता है ना, एक बार तो हम समझ लें, ताकि अगर एग्जाम में कभी सिमिलर क्वेश्चन आए, थोड़ा इसका आसान वाला वर्जन भी आए, हमें सबका ट्रीटमेंट्स का पता हो। 341,093 टोटल कर लो कितना आ गया, ये आ गया 35,17,84,984 है ना। तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कैपिटल एक्सपेंसेस की। क्लियर है, तो ये खर्चे हो रहे थे वो सब हमने नोट कर दिए हैं, है ना। अच्छा, अब आओ एक बार अब बनाते हैं हमारा इंटरम कैश फ्लोज, है ना। इंटरम कैश फ्लोज कैसे बनेंगे, पहले एक बार नॉर्मल पी एंड एल बना लो, फिर उसमें ऐड बैक कर दो नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि आपकी डेप्रिसिएशन, दोस्तों मेंटोस जिंदगी, है ना, फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। चलो फिर एक बार पी एंड एल बनाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि डेटा कैसा है, क्या 15 सालों का अलग अलग बनाएं या फिर कहीं पे समेशंस हो सकती है। देखना, एक तो हमें टैक्स की वजह से करनी पड़ेगी, है ना। ईयर 0 to 5 नो टैक्स केस, 5 to 15 टैक्स लगेगा, तो एक डिवीजन आपको यहां करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, और एक देखो रेवेन्यूज पे, है ना, रेवेन्यूज पे नॉर्मल डेज में एक नॉर्मल रेवेन्यू है, ईयर 0 to 10, फिर 10 ईयर्स बाद रेवेन्यू बढ़ने वाला है ना। तो आपको एक बाइफर्केशन यहां भी रखनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी आपकी 3 बाइफर्केशंस बनी, है ना, 3 बाइफर्केशंस आपकी बनेगी। क्या क्या बनेगी देखो, एक तो ईयर 0 to 5, फिर ईयर 5 to 10, फिर ईयर, है ना, दिस इज एक्चुअली ईयर 6 to 10, ईयर 11 to ईयर 15, है ना। ये 3 बाइफर्केशंस बनेंगी। अच्छा दोस्तों, पी एंड एल कैसे बनता है, सबसे पहले आएंगी सेल्स, है ना। पहले पी एंड एल बनाते हैं एक बारी, सबसे पहले आएंगी सेल्स। तो सेल्स में क्योंकि अपने पास बहुत तरह का डेटा है ना, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत तरह का डेटा है, तो जितने रूम्स है जो सब है, हम उसके लिए सबके लिए सेल्स निकालना पड़ेगा। निकालते एक बारी, है ना। नॉर्मल रूम्स के लिए सेल कैसे निकलेगा, देखना, 40 रूम्स है, ठीक है, 120 डेज ऑक्यूपाई होता है साल में, ठीक है, और एक दिन का रेवेन्यू 8,000। तो आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हो ना नॉर्मल रूम्स का, 40 रूम्स इंटू 120 डेज इंटू 8,000,
तो आपके पास नॉर्मल रूम्स का किराया आएगा। बताओ कितना है ये आ गया 40 इंटू 120 इंटू 8000, है ना। 40 इंटू 120 इंटू 8000, तो आपके पास टोटल आ गया यहाँ पे रेवेन्यू, है ना। इन लैक्स लिख दें यहाँ पे वरना बहुत डिटेल हो जाएगा। इन लैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कितना हो गया सेल्स? एक तो आ गया नॉर्मल रूम्स, कितना आ गया ये बताओ? ये आ गया 384 लैक्स, है ना। यहाँ पे भी सेम रहेगा, पर एनम, पर एनम है ना। और 10 सालों बाद दोस्तों ग्रोथ हो जाएगी। कितनी ग्रोथ हो जाएगी? क्वेश्चन ने क्या बताया? 12% ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम भी 12% ग्रोथ लगा देते हैं। इसमें ग्रोथ हो जाएगी प्लस 12%, कितना आ गया बताओ? अब ये आ गया रेवेन्यू 430.08, है ना। तो क्वेश्चन का डेटा यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशनिंग हम कर रहे हैं। ऐसे ही अब डीलक्स रूम्स का बताओ, बताओ डीलक्स का कितना होगा? सर डीलक्स के हैं 8 कमरे, 120 दिन ये भी यूज होते हैं, 25,000 एक दिन का किराया। लैक्स में किया 240 लैक्स और 9% ग्रोथ है। ठीक है जी, 240 लैक्स, 240 लैक्स, इसमें ग्रोथ है 9% प्लस 9%, तो यहाँ पे रेवेन्यू हो गया 261.60 लैक्स। चले आगे, है ना। ऐसे करके पहले एक बार रेवेन्यू तो लिखें, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास कॉन्फ्रेंस हॉल, है ना। 40 डेज के लिए ऑक्यूपाई होता है, 2 रूम्स है, 2 इंटू 40 इंटू 3 लैक्स, 240 ही इसका रेवेन्यू आ गया, 9% इसकी ग्रोथ है, तो सेम ही हो जाएगा कॉन्फ्रेंस के लिए भी, है ना। 240 इसमें ग्रोथ ऐड करके हो गया 261.60। फाइनली बता दो रेस्टोरेंट का कितना? बताओ दोस्तों, रेस्टोरेंट का कितना? ये है, सब दिन खुलता है ना। साल में 360 डेज है, क्वेश्चन ने बताया था। रोज की सेल्स है 27,000। ठीक है जी, बताओ कितनी सेल्स हो गई? ये होगी 97.2 लैक्स पर एनम, 8% की ग्रोथ है। ठीक है जी, 97.2, 8% की ग्रोथ डाल दो, ये हो गया 104.976, बन गया। रेवेन्यूज आ गए दोस्तों, सेल्स आपकी आ गई। ठीक है जी, सो बेसिकली इस टेबल का काम जो था ये वाला सब हो गया, हमने सारी सेल्स लिख दी। ठीक है, एक अभी टैक्स की ट्रीटमेंट करनी है, वो करेंगे बाद में ना, इसको पेंडिंग छोड़ते हैं अभी। पहले एक बार P&L तो निकाल लें। ठीक है, ये सब हम कर चुके, हो गया, है ना। इसको तो फाइनल ट्रीट करेंगे सैल्वेज में। ठीक है, एक ये भी सैल्वेज वैल्यू, इसको टर्मिनल मिलेंगे सबको, है ना। ये भी सैल्वेज टर्मिनल मिलेंगे। एक आपकी दोस्तों यहाँ पे सबकी डेप्रिसिएशन आएगी, एक नॉन कैश एक्सपेंस वो आएगा, वो भी देखते हैं कितना कितना है ना। और आपकी एक ये सब्सिडी आएगी कैश फ्लो, इसको भी देखते हैं क्या होगा। ये रहे आपके मेन एक्सपेंसेस, है ना। ये रहे आपके मेन एक्सपेंसेस। तो ईयर 1 से लेके 10 तक हर साल हैं 18.5 मिलियन, हमने ऑलरेडी निकाले। ठीक है, बाद में 20.3 मिलियन। तो एक्सपेंसेस लिखूं अब, एनुअल कितने कितने थे? 18.5, 20.3, है ना। 10 सालों बाद ही हो जाएंगे 20.3। समझा दोस्तों आपको? समझा दोस्तों आपको, है ना। और क्या है? और दोस्तों एक्सपेंसेस में आएगी अब मेजरली हमारी डेप्रिसिएशन। और कोई खर्चा दिया है एक बार देख लें ज़रा, है ना। एक बार देख लें, ये ट्रीटमेंट हमने कर दिया, डन हो गया ये। ठीक है जी, इसको हम अलग से देखते हैं एक बारी क्या करना है इसका, है ना। ये सब हमने कर दिया, राइट। अब डेप्रिसिएशन पे आओ, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन बचती है खर्चों में, है ना। लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन आएगी नहीं, इतने तो सब हम होशियार हैं। ठीक है जी, बिल्डिंग के ऊपर आएगी, 100 मिलियन की खरीदी, 15 सालों बाद 25 मिलियन रह जाएगी,
तो बीच में लगेगी डेप्रिसिएशन। किसके बेसिस पे? SLM बेसिस पे। क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। बताओ कितनी आएगी डेप्रिसिएशन पर एनम? बताओ बताओ दोस्तों, कितनी आएगी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स की? 100 मिलियन की खरीदी, 25 मिलियन इसकी पड़ी है वैल्यू, 15 ईयर्स लाइफ है, राइट। तो 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो गया? ये 5 मिलियन हो गया, है ना। क्योंकि हम लैक्स में लिख रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं 50 लैक्स, राइट। और बताओ, और बताओ आगे क्या चीज है ना। अब आप देख रहे हो ना कि ऐसे प्रेजेंटेशन करने की वजह से कोई चीज मिस भी नहीं होगी और सोल्यूशनिंग भी फास्ट हो रही है। चलो फर्नीचर देखते हैं एक बार क्या है। फर्नीचर की नॉर्मल पे डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना। 6 मिलियन से 0.3 मिलियन रह गया, 10 ईयर्स की आपकी लाइफ है, ठीक है। 6 मिलियन से 0.3 मिलियन रह गया, टेन ईयर्स आपकी लाइफ है। बताओ पर एनम कितना आया पहले 10 सालों के लिए? बताओ बताओ कितना आ गया ये आ गया 0.57, है ना। ये तो मिलियंस में आया, हमें लैक्स में लिखना है ना। फाइव पॉइंट सेवन लैक्स, राइट। तो 5.7 लैक्स पहले 10 सालों के लिए। आगे डेप्रिसिएशन ओल्ड पे, दिस इज ओल्ड वाला, राइट। फिर अब ऐसे ही न्यू वाला भी तो होगा, हमने नया वाला भी तो खरीदा फर्नीचर, देखना समझना, ये मजे की बात है। तो क्या हुआ ना, जो हमने ओरिजिनल फर्नीचर लिया था 6 मिलियन का, 10 ईयर्स बाद उसकी इतनी लाइफ रह गई, वैल्यू रह गई, तो उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ठीक है। अब हमने ये जो नया खरीदा फर्नीचर दोस्तों, इस पे भी तो डेप्रिसिएशन आएगी, है ना। इसके ऊपर भी तो हमारी डेप्रिसिएशन आएगी, वो भी तो हमें चार्ज करनी पड़ेगी, करते हैं, है ना। तो 6.9 मिलियन है, ठीक है। अब आपको इसकी सैल्वेज वैल्यू का ज्ञान दिया है, बताओ क्या आपको इसकी सैल्वेज वैल्यू का ज्ञान दिया है? नहीं दिया, है ना। हमें जो सैल्वेज का दिया था वो तो सिर्फ इसका दिया था। तो जब इसकी सैल्वेज वैल्यू का ज्ञान नहीं दिया, हम मान लेंगे कि इसकी सैल्वेज वैल्यू 0 है। मानना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन ने डेटा नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? आईसीए ने यह माना, मैं भी मनवा रहा हूं, है ना। इसकी सैल्वेज वैल्यू 0 है, ठीक है। लाइफ कितनी है दोस्तों? फर्नीचर की लाइफ 10 ईयर्स ही है ना। 10 ईयर्स की लाइफ है क्योंकि फर्नीचर की, देखो क्वेश्चन ने पहले बताया था। तो डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स पे चार्ज होगी और सैल्वेज वैल्यू 0 रहेगी, देखना। तो 6.9 मिलियन है नया, राइट। नया फर्नीचर 6.9 मिलियन, सैल्वेज वैल्यू 0, लाइफ 10 ईयर्स। कितनी आगे डेप्रिसिएशन बताओ? 6.9 लैक्स होगी, है ना। ये बाद वाले 5 सालों में चार्ज होगी क्योंकि नया फर्नीचर दोस्तों 10 सालों बाद खरीदा है, तो 10 सालों बाद ही नए पे फर्नीचर आएगी। समझा आपको, है ना। ये तो ओरिजिनल फर्नीचर है, ओल्ड वाला, पहले 10 साल ये चला, बाद वाले 5 सालों में इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। ऐसे ही दोस्तों ये हमने किया नॉर्मल रूम्स का। अब ऐसे मुझे डीलक्स का बता दो। डीलक्स का बताओ कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? बताओ बताओ, डीलक्स के लिए कितनी आएगी? डीलक्स हमने खरीदा 3.496 का, है ना, जिसकी लाइफ, इसकी लाइफ भी 10 ईयर्स विदाउट सैल्वेज वैल्यू, तो वो नए के लिए होगी और ओरिजिनल के लिए भी आएगी। चलो पहले ओरिजिनल का बताओ, 3.04.152 ओल्ड, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, है ना। दिस इज इन मिलियंस। बताओ कितना आया? 3.04 माइनस 0.152 बाय 10, ठीक है जी। तो पर एनम डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? ये आ गई 2.888, है ना। तो पहले ओल्ड फर्नीचर के ऊपर आ गई
10 सालों के लिए डेप्रिसिएशन 2.888। चलिए आगे। चलो, और क्या है, अब न्यू के ऊपर भी आएगी, है ना। न्यू हमने कितने का खरीदा, न्यू हमने ये खरीदा 3.496 का, ठीक है, जिसकी सैलवेज वैल्यू 0 है, ठीक है जी। तो 3.496 माइनस 0, 10 ईयर्स भी इसकी लाइफ है ना, इंटू 10, तो 3.496 लैक्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। समझा आपको? तो ऐसे करके टोटल डेप्रिसिएशन आ गई फर्नीचर के ऊपर, है ना, है ना, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। आगे चलते हैं, नोट किया आपने साथ साथ? नोट किया आपने साथ साथ? चलो आगे देखते हैं और क्या है। और क्या है दोस्तों अपने पास, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसके ऊपर भी आ गई, राइट। लैंड पे आनी नहीं है, बिल्डिंग पे डाल दी, इन दोनों फर्नीचर पे डाल दी। इसके ऊपर क्वेश्चन ने बोला था डेप्रिसिएशन डालनी नहीं है ना। एलिवेटर्स पे तो डालेंगे, एलिवेटर्स पे डालेंगे 5% पर एनम, क्वेश्चन ने बोला था 5% पर एनम। तो 14 मिलियन के ऊपर 5% निकालो, कितना आएगा, बताओ बताओ। एलिवेटर्स आ गए अब, है ना, 14 मिलियन एट द रेट 5% पर एनम, कितनी कितनी हो जाएगी बताओ, 14 इंटू 5%, तो ये हो जाएगी 7-7 लाख रुपए, है ना। 7 लाख यहाँ गए, 7 लाख यहाँ गए, 7 लाख यहाँ गए, इसमें कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन बोलता है चुपचाप 5% चार्ज करी जाओ, हम करी जाएंगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया। और इसने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स का सैलवेज वैल्यू दी है, 15 सालों बाद दी है दोस्तों, यहां पे भी डेप्रिसिएशन निकल आएगी, है ना। बताओ कितनी आई, 35 माइनस 5.25। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स 35 माइनस 5.25 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10, है ना, लैक्स में निकालने के लिए, क्योंकि ये मिलियन में है फिगर। 35 माइनस 5.25 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 किया, तो ये लैक्स में आ गई, कितनी आई, 19.83333, है ना। हर साल ये भी सेम है। तो ये भी आ गई डेप्रिसिएशन, है ना। इसके अलावा बताओ, एक बार आप नोट कर लो, सबकी सब डेप्रिसिएशन दोस्तों कैलकुलेट कर ली, एक बार नोट कर लो। क्या इसके अलावा कुछ और डेटा है? सर बस करो ना, मैं क्या करूं दोस्तों, क्वेश्चन में बहुत डेटा दिया हुआ है, मैं क्या करूं बताओ। ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, तो सबकी सब डेप्रिसिएशन तो कर ली हमने एक बारी के लिए चार्ज, सबकी सब डेप्रिसिएशन कर ली चार्ज, है ना। अब बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितने आए, निकालो निकालो दोस्तों। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितने कितने आए, करो कैलकुलेट, कर सकते हो ना, कैलकुलेटर ही चलाना है, कैलकुलेटर ही चलाना है, इन सबको ऐड करो, रेवेन्यूज को, एक्सपेंसेस को माइनस करो। तो एक बार पहले डेप्रिसिएशन का टोटल कर लें, क्योंकि हमें पता है बाद में ऐड बैक करनी पड़ेगी, है ना। 50 प्लस 5.7 प्लस 2.888 प्लस 7 प्लस 19.83333, तो डेप्रिसिएशन का टोटल कर लो एक बारी, कितना आ गया, 85, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, 85.42133, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे भी सेम है क्या, कुछ फ़र्क है, सेम 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 सेम, तो डेप्रिसिएशन सेम है, यहाँ पे भी उतनी ही आ जाएगी, 85
0.42133। फाइनली बताओ लास्ट के 10 ईयर्स में, लास्ट के 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कितनी है ना, बताओ। 50 प्लस 6.9 प्लस 3.496 प्लस 7 प्लस 19.83333 कितनी आ गई है? ये आ गई 87.22933 है ना। तो ये आ गई फाइनल 5 ईयर्स की भी डेप्रिसिएशन। समझ आया? डेप्रिसिएशन टोटल कर ली। अब बता दो पीबीटी कितना आया है ना। काम करें रेवेन्यूज का भी टोटल कर लें, यहाँ पे इजी रहेगी कैलकुलेशन। बताओ 384, 240, 240, 97.2, 961.20, सेम ही है इसका भी। फाइनली बताओ लास्ट वाले सालों का कितना? 430.08 प्लस 261.60, 261.60, 104.976। दोस्तों इतने लेंथी क्वेश्चंस मैं एग्जाम में नहीं एक्सपेक्ट करता हूं, है ना। अगर आ जाए तो बेस्ट क्या है कि इनको आप लास्ट प्रायोरिटी रखना, पहले क्वेश्चंस बाकी सॉल्व करना। इतने लेंथी क्वेश्चंस वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल रेवेन्यूज आ गए, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। पीबीटी आ जाएगा। बताओ मुझे पीबीटी कितना कितना हुआ? 961.2 माइनस 8.5, 18.5 माइनस 85.42133। बताओ बताओ मुझे पीबीटी कितना कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 857.27867। तो यहाँ पे भी सेम ही है ना। फाइनली बताओ लास्ट वाले 5 सालों में पीबीटी कितना? ओहो दोस्तों गड़बड़ हो गई, ये मिलियंस में थे, है ना। हमने ये लिखा लैक्स में, तो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, राइट। ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ये 185 यहाँ पे है, 185 यहाँ पे है, और बाद में कितना है? 203। तो यहाँ पे हमने लैक्स में लिखा है, राइट। अब बताओ कितना आया ज़रा? 961.20 माइनस 185 माइनस 85.42133 कितना हो गया ये? 690.77867, 690.77867 है ना। तो दोनों सालों के पीबीटीज आ गए। फाइनली बताओ अब लास्ट का कितना पीबीटी आएगा? 1058.256 माइनस 203 माइनस 87.22933 है ना। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे आ गया अब 768.02667 पीबीटी आ गए। अब माइनस कर दो टैक्सेस। दोस्तों पहले 5 साल कोई टैक्स नहीं है, क्वेश्चन ने बोला था। अगले 5 सालों में टैक्स है 25%, 25%। पैट निकाल दोगे दोस्तों, पैट आ जाएगा। बताओ 690.77867, ठीक है। यहाँ पे पैट बताओ कितना आया? 75% ही कर रहा हूँ मैं उसका सीधा, आप चाहे तो जैसे मर्जी निकालो। 690.77867, 518.084, ठीक है। ऐसे फाइनली का करते हैं 0.75 इंटू 768.02667, यहाँ पे हो गया 576.02, राइट। तो अपने पास दोस्तों पैट भी आ गए, है ना। अब हमें क्योंकि निकालने हैं कैश फ्लोज, मेंटोस जिंदगी, इसमें चुपचाप डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, आपके पास कैश फ्लोज आ जाएंगे इंटरम पीरियड के। बताओ बताओ डेप्रिसिएशन कितना कितना है? टोटल किया हुआ है हमने ऑलरेडी 85.42133,
दोस्तों क्वेश्चन ही नहीं खत्म होने को आ रहा, मैं क्या करूं, है ना। लास्ट के 5 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 87.22933। टोटल कर लो, कैश फ्लोज बताओ कितने कितने हो गए। यहाँ पे हो गया 776.20, ठीक है। 518.084 प्लस 85.42133, 603.51, है ना। करो करो नोट, 603.51 कर दो राउंड ऑफ करके, या इसको 505 लिख लेते हैं, ठीक है। 576.02 प्लस 87.22933 कितना आ गया ये? 663.249, राइट। कैश फ्लोज आ गए अब, पहले 5 साल, अगले 5 साल और अगले 5 साल कैश फ्लोज आ गए। अब दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बता दो मुझे, है ना, बताना ही पड़ेगा आपको। किस रेट पे? 15% पे, है ना। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और बताओ पहले 5 सालों का एन्युटी फैक्टर कितना? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू m प्लस 1 2 3 4 5। टोटल किया कितना हो गया ये? बताओ बताओ। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3.3522, है ना। 4 डिजिट तक जा रहा है। फिर ऐसे ही अगले 5 साल, आने वाले 5 साल उनका कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 1.6666, है ना। और फाइनली लास्ट के 5 साल इनका कैलकुलेट करो, 0.8285। कर लोगे एन्युटी फैक्टर्स कैलकुलेट 15% के हिसाब से, है ना। बताओ अब प्रेजेंट वैल्यूज कितनी कितनी होंगी। सर कब क्वेश्चन खत्म होगा? तो मेरे को क्या पता, चल ही जा रहा है, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, सॉल्व करो। 3.3522 इंटू 776.20, सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। 0.978, ठीक है, 3 डिजिट तक जा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके आगे चलो। 603.505 इंटू 1.6666, 1005.801, ठीक है। और फाइनली 663.249 इंटू 0.8285, 549.502। चलो दोस्तों टोटल करो, एक बारी टोटल करो, बताओ कितना आ गया। समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज कितना आ गया इन तीनों का? 4157.28। कर लो नोट, यहां पे हो गई आपकी समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज। दोस्तों खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। 4157.28 लाख। क्लियर है? इतना पार्ट एक बार नोट करो, कुछ भी डाउट है मुझसे पूछ लेना। है ना। चलो आगे चले। अब आपके इंटरम पीरियड कैश फ्लोज हो गए, और बताओ इसके अलावा बताओ और क्या चीज है। तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहा, और क्या चीज है। देखो इसके ट्रीटमेंट कर दिया हमने, डन। ये सब कर दिया, ये कर दिया। एक तो सैल्वेज वैल्यूज आएंगी आपकी, है ना, जब जब आएंगी वो लिखना पड़ेगा हमें, उनकी प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है। और दोस्तों एक गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो पड़ी है ये, है ना। तो ईयर 1 2 3 जितना एक्सपेंसेस, उसका 10% आपको सब्सिडी मिलेगी ईयर 5 के ऊपर, जिसके ऊपर टैक्स कोई नहीं देना। बताओ एक सब्सिडी आ जाएगी। 3 सालों का रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितना? बताओ बताओ दोस्तों, 3 सालों का रेवेन्यू एक्सपेंसेस कितना, है ना। पर एनम कितना एक्सपेंसेस है दोस्तों, हम सिर्फ ये वाला लेंगे। पर एनम कितना एक्सपेंसेस? 185, ठीक है जी। तो 185 इंटू 3, 3 सालों का हो जाएगा
इसके ऊपर 10% सब्सिडी मिलेगी। बताओ कितना हो गया सब्सिडी? सब्सिडी होगी 55.5 लैक्स। कब मिलेगी? ईयर 5 पे मिलेगी। प्रेजेंट वैल्यू बताओ, प्रेजेंट वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, है ना। फिफ्थ ईयर का फैक्टर क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 2 3 4 5, 0.4972। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितनी होगी? ये हो जाएगी 26,59,560। ये भी होगी सब्सिडी, है ना। 3 सालों का रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एनपीवी। ठीक है जी, और क्या है? कुछ और बचता है क्वेश्चन में? क्या कुछ और बचता है? बिल्कुल दोस्तों, ये सैलवेज वैल्यूज बचती हैं, है ना। एक तो आपको ये 10 ये मिल रही है, 10 के ऊपर कितनी मिल रही है? 0.3 प्लस 0.152 मिलियन। ठीक है, लैक्स में करोगे 4.52 लैक्स लिख रहा हूं मैं। सैलवेज वैल्यू ये 10 पे मिल रही है 4.52 लैक्स। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ क्या होगा? 10th ईयर का फैक्टर है 0.2472, है ना। 0.2472 कितनी आ गई प्रेजेंट वैल्यू? ये आ गई 111,734.40। ऐसे ही दोस्तों कुछ सैलवेज वैल्यू ईयर 15 पे भी रिलीज हो रही है ना। कुछ आपको 10वें साल मिली, कुछ 15th ईयर पे मिल रही है। देखते एक बार 15th ईयर पे क्या मिल रहा है। ईयर 15 पे भी मिल रही है ना। देखो 25 मिलियन एक मिल रही है। ठीक है जी, इसका तो कुछ नहीं मिला, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक ये मिल रही है 5.25, है ना। टोटल इतनी मिल रही है 30.25 मिलियंस। तो ये हो जाएगा 302.50 लैक्स एट द रेट 15th ईयर का फैक्टर बताओ। ये हो जाएगा 0.1229, है ना। 0.1229। बताओ कितनी होगी वैल्यू ये? ये हो जाएगी 37.17725। ठीक है, अब ये भी पैसे मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं पॉजिटिव कैश फ्लोज। ओके, ये भी मिल रहे हैं पॉजिटिव कैश फ्लोज। ठीक है जी, और ये पैसे आपके जा रहे हैं नेगेटिव कैश फ्लोज। समेशन कर लो दोस्तों, फाइनली समेशन कर लो, बताओ कितनी आई आपकी एनपीवी। चलो करें समेशन, है ना। देखो 35,1784,984, ये नेगेटिव में डाल दो। ठीक है जी, अब ऐसे ही पॉजिटिव में डालो ये सब चीज़ें बाकी जो हैं। 4157.28 पॉजिटिव, 26.5956 पॉजिटिव। ठीक है, ये कितना हो गया? सॉरी, 1,11,734 पॉजिटिव, 37.17725 पॉजिटिव। दोस्तों कर लो एक बार, नेट ऑफ कर लो, बताओ कितना आया ये। नेट ऑफ कर लो, बताओ कितना आया। मेरे पास राउंडिंग ऑफ के बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, है ना, बट मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 704.32 लैक्स, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आंसर है हमारा 705 लाख के आसपास है ना। राउंडिंग ऑफ के बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं अपने, जो हमने लिए, जो उन्होंने लिए, है ना, क्योंकि बहुत जगह बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन थी, है ना। तो एमसीक्यू है, हमारी बाकी सब चीजें सही है, राउंडिंग ऑफ की वजह से कितना फर्क आ सकता है? थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, इसलिए मैंने वो चीजें छोड़ी थी। आपको दोस्तों मुझे ये भी चीज सिखानी है ना। एमसीक्यूज में आपको ट्राई करना है फटाफट से सॉल्यूशनिंग करें, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। 705 चाहिए अपने को आंसर अराउंड,
मिल रहा है, ये लो मिल रहा है ना, 705 लैक्स इज इक्वल टू 7.05 करोड़। तो आपका ए आंसर हो जाएगा सही वाला। समझ आया? फाइनली समझ आया, आपका ये आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको ये नोट्स वोट्स चाहिए अगर, तो है ना, वैसे तो आईसीआर ने भी सॉल्यूशन करके दिया, बट अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो ये भी होगा डन, एनपीवी निकल आई। अब पे बैक पीरियड बताना है टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड दोस्तों कैसे निकलेगा? हमें पता चल गया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है, इतनी है, ठीक है। फिर हमने पर ईयर कैश फ्लोज भी निकाल लिए, है ना। अब इसने सिंपल पे बैक पीरियड बोला है, डिस्काउंटेड पे बैक नहीं बोला, सिंपल पे बैक बोला है। तो अगर सिंपल पे बैक बोला है दोस्तों, तो हम भी सिंपल तरीके से उसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? क्यूमुलेटिव मेथड से निकालोगे, है ना, समेशन करते रहोगे जब तक आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो जाती, उतना टाइम आपको लग रहा है ना। इसको आईसीआई सॉल्यूशन से करवा दूंगा, आपको थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा अपना, है ना। अच्छा, तो कैसे लग रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता है, ठीक है जी। हमने पर एनम के कैश इनफ्लोज भी निकाल लिए, ये हमने सब निकाल लिए, ईयर 1 टू ईयर 4। फिर ईयर 5 पे आपको सब्सिडी जो मिल रही है वो भी हमने डाली, है ना। तो जो भी आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो सब ले लो और क्यूमुलेट करते रहो, क्यूमुलेट करते रहो। तो जब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, वहां पे आके रुक जाएंगे, है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3488, ठीक है। तो ईयर 4 तक तो नहीं पूरे हो रहे, ईयर 5 में पूरे हो जाएंगे, राइट। तो हम इसका प्रोराटा कर सकते हैं, है ना। ईयर 4 तक तो पूरे ही चाहिए, 5th का प्रोराटा कर दिया, कितना हमें चाहिए 5th ईयर में और कितना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो पॉइंटों में फिगर आ जाएगी, टोटल आ जाएगा आंसर, कितना आपका पे बैक पीरियड है। क्लियर? तो ऐसे करके आपका आंसर आ गया 4.46 ईयर्स। इसकी एक बार होमवर्क है, कैश फ्लोज मैंने आपको निकलवा दिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता है, टोटल करके अब आप इसकी प्रैक्टिस करके आओगे। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेटेड रेकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फर्स्ट 3 years आर। अच्छा, तो हमें क्या बताना है? रेकरिंग वाला जो बार बार होता है, अकाउंटिंग P&L पहले 3 सालों का, है ना। तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों? कैसे निकलेगा? एक तो आपको नॉर्मल P&L लेना पड़ेगा पहले, है ना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस लेना पड़ेगा, नॉर्मल P&L लेना पड़ेगा जो हमने निकाला ऑलरेडी, प्लस क्योंकि अब ये सब्सिडी जो है पहले 3 सालों के लिए रेकरिंग है ना, पहले 3 सालों में हर साल हो रही है, तो हमने जो भी उसका एक्सपेंस है हर साल का 10% उस पर हमने सब्सिडी ली, तो ये भी आपकी ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला P&L, इसमें सब्सिडी ऐड कर दी, इस पर टैक्स तो लगेगा नहीं, तो आपके पास आ जाएंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। समझा? सब्सिडी क्यों ऐड करी? क्योंकि दोस्तों वो पहले 3 सालों के लिए रेकरिंग एक्सपेंस है, रेकरिंग P&L आइटम है, उसको हमने यहाँ पे ले लेना है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलो फाइनली दोस्तों लास्ट पार्ट, IRR। IRR कैसे निकाल लेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड, इंटरपोलेशन, है ना। लोअर रेट पे कैलकुलेट करो, हायर रेट पे कैलकुलेट करो, फिर दोनों को इंटरपोलेट करो, वही सब करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? हमने एक एनपीवी निकाल लिया 15% के रेट पे, है ना। अब उन्हीं कैश फ्लोज को यूज करके हम एक हायर रेट पे एनपीवी निकालेंगे, मान के चलो 20% पे निकाला, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा IRR कितना है। तो दो ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं है, 15% पता है हमें, इस पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो IRR नहीं है, इससे कम तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 15% पे एनपीवी पॉजिटिव है। तो लड़ाई किन दोनों के बीच है? इन दोनों के बीच है ना। ये आपका पार्ट रहेगा होमवर्क में। कैश फ्लोज मैंने सब निकलवा दिए, तो आप 2 बार डिस्काउंटिंग करोगे, 15% पे तो कर ली, 20% पे भी डिस्काउंटिंग करो, फिर दोनों को इंटरपोलेट करो, है ना। दिखाऊं एक बारी,
जो मेन पार्ट था दोस्तों मैंने करवा दिया जो करवाना चाहता था। देखना 15% पे कर दी हुई है, 20% पे सेम कैश फ्लोज को लेके हम कर सकते हैं, है ना। कैश फ्लोज हमने निकाल लिया ऊपर, 20% पे डिस्काउंटिंग करोगे, ठीक है। फिर ये इंटरपोलेट करोगे जो आपको आता ही करना। आई रेट किससे होता है, लोअर रेट प्लस एनपीवी हायर रेट, ये वो करके, है ना, फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे आ जाएगी इंटरपोलेशन से आंसर और ये हो जाएगा आपका मैच। क्लियर है दोस्तों। लेंथी क्वेश्चन था, काफी लेंथी था। एग्जाम में अगर ऐसी की स्टडी आए तो आई विल सजेस्ट कि आप सारा का सारा फोकस बाकी क्वेश्चंस पे करो, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम जरूरत ही नहीं है लगाने की, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए दोस्तों इतना टाइम इन्वेस्ट करना नॉट वर्थ इट। बाकी क्वेश्चंस करो, इस पे तुक्के तो लगा ही सकते हो, गैस वर्क तो कर ही सकते हो, है ना। टाइम है नहीं करने के लिए, सॉल्व करने को, गैस वर्क तो कर लो कौन सी नेगेटिव मार्किंग हो रही है ना। तो आप कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, आई सजेस्ट कि गैस वर्क करना, सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लग रहा है, इतना वर्थ इट नहीं है। बट समझने के लिए मैंने एक बार आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक बार आप देख के आओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आरटीपी और सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते चलेंगे, और बाकी का कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। चलो तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बाय बाय।